नमस्कार साथियों, रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में अरिस्टोटल के लाइफ इंट्रोडक्शन यानी कि जीवन परिचय के बारे में और उनकी जो मॉरल फिलोसफी है उसकी स्टार्टिंग के बारे में विवेचना उसके बारे में हमने शुरुआत की थी। उनकी मॉरल फिलोसफी के बारे में हमने पिछले वीडियो में ज़्यादा जो हमारा मुख्य फोकस था वो उनके जीवन परिचय पर था। हम इस वीडियो में उनकी मॉरल फिलोसफी के साथ साथ पॉलिटिकल फिलोसफी को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हम आपको ये बता दें कि अरिस्टोटल की जो मॉरल फिलोसफी है वो उनकी एक बुक है, एथिक्स बुक है। वो किसके द्वारा एडिट की गई थी, उसका एडिशन किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? वो निकोमेकस, अरिस्टोटल के पुत्र निकोमेकस। अरिस्टोटल के फादर एमेंटस थर्ड, मैसिडोनिया के शासक एमेंटस थर्ड किंग के शाही चिकित्सक थे। उनके उनके पिता का नाम निकोमेकस था। अरिस्टोटल के पुत्र का नाम भी निकोमेकस था। अरिस्टोटल ने अपने पुत्र का नाम अपने पिता के नाम पर रखा था, निकोमेकस। अरिस्टोटल के कई पुत्र थे, उनमें से निकोमेकस उनका एक पुत्र था। निकोमेकस ने अरिस्टोटल की एक एथिक्स बुक थी, उसको एडिट किया था, और उस बुक का अरिस्टोटल ने नाम रखा द निकोमेकियन एथिक्स। और द निकोमेकियन एथिक्स में अरिस्टोटल की मॉरल फिलोसफी रखी हुई है। द निकोमेकियन एथिक्स में अरिस्टोटल की मॉरल फिलोसफी हमें मिलती है। बुक का नाम है द निकोमेकियन एथिक्स। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई? द निकोमेकियन एथिक्स। ये दोनों ही इस वीडियो में, यानी जितने भी वीडियो हमारे अरिस्टोटल पर आएंगे, हम वेस्टर्न थिंकर अरिस्टोटल से डील कर रहे हैं, उनके विभिन्न वीडियोज़ हमारे 4 या 5 वीडियोज़ आएंगे, जिनमें एक वीडियो अरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर भी आएगा। एक थ्योरी ऑफ 4 कॉजेज, 4 कारणों का सिद्धांत है, उस पर आएगा। थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, उनका जो इनकी एक पॉलिटी है, उनकी पॉलिटिकल फिलोसफी है, पॉलिटी पर एक वीडियो आएगा। उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ मीन पर एक हमारा वीडियो आएगा। और उनकी एक मॉरल फिलोसफी जिसको हम कंटिन्यूस डिस्कस कर रहे हैं, मॉरल फिलोसफी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम इसको धीरे धीरे आराम से समझेंगे। हम कह रहे हैं कि मॉरल फिलोसफी अरस्तु की जो बुक है एथिक्स, वो किसके द्वारा एडिट की गई? निकोमेकस के द्वारा एडिट की गई। और उस बुक का नाम निकोमेकियन एथिक्स रखा निकोमेकियन एथिक्स रखा गया, जिसमें अरस्तु की मॉरल फिलोसफी रखी हुई है। अरस्तु की पॉलिटिकल फिलोसफी अर्थात राजनीतिक दर्शन। अरिस्टोटल की जो बुक है पॉलिटिक्स में अरस्तु का राजनीतिक दर्शन रखा हुआ है। हमारे इस वीडियो का जो फाउंडेशन है वो ये दो अरिस्टोटल की दो ये प्रमुख बुक्स हैं, दो मेजर बुक्स हैं ये अरिस्टोटल की। इन्हीं को हम इस वीडियो में फाउंडेशन बनाएंगे, इन्हीं के आधार पर हम विवेचना करेंगे। एथिक्स और पॉलिटिक्स, ये दोनों ही इंडिविजुअल के व्यवहार से जुड़ी है। अरस्तु कहते हैं कि राजनीति का एक उद्देश्य नैतिकता है। अरस्तु व्यक्ति के व्यवहार में, उसके आचरण में सद्गुणों को डेवलप करना चाहते हैं। और अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति यूडाइमोनिया एथिक्स की प्राप्ति, यूडाइमोनिया कहने का मतलब है हैप्पीनेस, खुशी, सद्जीवन की प्राप्ति कब करता है। कुछ कुछ बातें हैं जो अरस्तु के द्वारा बताई गई हैं, हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, दोनों बुकों को, और इनमें क्या क्या लिखा हुआ है नोट कर लीजिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि राजनीति का लक्ष्य एक सर्वोच्च लक्ष्य है और राजनीति नागरिकों में ऐसे सद्गुणों का विकास करने की कोशिश करती है जिससे व्यक्ति न्यायपरायण और न्याय कार्य कर सके। इसी फिलोसफी को हम समझने का प्रयास करेंगे। मेन जो बेसिक जो अजम्पशन है अरस्तु का, वो इन्हीं 3-4 लाइनों में लिखा हुआ है। हम अरस्तु के 4 कारणों के सिद्धांत की स्टडी करेंगे। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो देखेंगे। 3 बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। थ्योरी ऑफ 4 कॉजेज, इसमें 4 कारण हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एक तो मटेरियल कोज,
आप वीडियो में जुड़े रहें मेरे साथ, ये समझ में आ जाएंगे आपके। मटेरियल कोज, एक फॉर्मल कोज, एक फाइनल कोज, एफिशिएंट कोज, एफिशिएंस। इसी वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस, सदजीवन क्या है। हिंदी की माध्यम की बुक्स में हैप्पीनेस को ट्रांसलेट करके सदजीवन लिखा हुआ है, जो विद्यार्थी सदजीवन एक अच्छा जीवन की तरह उसको समझने का प्रयास करते हैं कि सदजीवन मतलब ऐसा जीवन जो सत्य पर आधारित हो, अच्छा जीवन हो। ऐसा नहीं है, यहाँ पर हैप्पीनेस का मतलब सदजीवन है। ये हैप्पीनेस है, इसको समझना हमें, सदजीवन को हमें नहीं समझना। वो तो हिंदी की बुक्स में ट्रांसलेशन उसका किया हुआ है, इसलिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी तो इसको अवश्य देखें। इस वीडियो को उनके लिए बेहद फायदेमंद होगा। सदजीवन क्या है, व्हाट इज वर्च्यू, ये तो समझ में आ जाएगा। व्हाट इज वर्च्यू, सुकरात ने कहा है वर्च्यू इज ट्रूथ, ट्रूथ इज वर्च्यू। सद्गुण ही ज्ञान है, ज्ञान ही सद्गुण है। व्हाट इज वर्च्यू, सद्गुण क्या है, सत्य गुण। ये सदजीवन और सद्गुण, ये दोनों बातें व्यक्ति के करेक्टर, व्यक्ति के बिहेवियर, व्यक्ति के आचरण और व्यवहार, उन व्यक्ति के संस्कारों से जुड़ी हैं। इसलिए यहाँ पर एथिक्स का रोल है। अरस्तु एथिक्स को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। एथिक्स, पॉलिटिक्स और एथिक्स के माध्यम से अरस्तु व्यक्ति को हैप्पीनेस की प्राप्ति की कोशिश में है। हम इस वीडियो में हैप्पीनेस को सर्च कर रहे हैं। हैप्पीनेस तक हम कोशिश करेंगे, हम हैप्पीनेस जो कि व्यक्ति की हाईएस्ट एक्टिविटी है उस तक हम पहुँच जाएँ, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ फोर कोजेज को स्टडी करेंगे। थ्योरी ऑफ फोर कोजेज, चार कारणों का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ फोर कोजेज, थ्योरी ऑफ फोर कोजेज हम पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ फोर कोजेज को समझने का प्रयास हम करेंगे। थ्योरी ऑफ फोर कोजेज को समझने का प्रयास हम करेंगे इस बॉक्स के माध्यम से। अरस्तु ने क्या है, अरस्तु ने चार कारणों का सिद्धांत, चार कारणों का, यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक हम अलग से वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर। यहाँ पर हम ब्रीफली इसको समझा देते हैं आपको। हमारा एक वीडियो आएगा एरिस्टोटल पर, उस वीडियो में हम एरिस्टोटल के कोर आइडियाज़ को समराइज करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर हम चार कारणों के सिद्धांत को समराइज कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। फॉर्मल कोज, मटेरियल कोज, मटेरियल कोज, एफिशिएंट कोज और एफिशिएंट कोज फाइनल कोज। इसमें हम एक इमेजिन करेंगे, इमेजिन ये करेंगे
इसको समझने के लिए अरस्तु कहते हैं कि किसी भी वस्तु के एग्जिस्टेंस के लिए उसके बारे में हमें जानना हो कि वस्तु क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किससे बनी हुई, मिलकर बनी हुई है, तो हम इन चार बातों को जान लेंगे तो उस वस्तु के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। इन चार बातों को, फॉर्मल कोज, मटेरियल कोज, एफिशिएंट कोज, फाइनल कोज, इनको आप इंग्लिश में याद करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इन चारों को हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के आधार पर समझें कि हम एक पार्क में जाते हैं, वहाँ उस पार्क में एक महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई है और महात्मा गांधी की मूर्ति ब्रोंज धातु से बनी हुई है। हम सभी एक पार्क में जाते हैं, मान लो ये कोई पार्क है, इस पार्क में मान लो ये महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई है, महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई है। किसकी मूर्ति? महात्मा गांधी की। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, महात्मा गांधी। इस मूर्ति को सबसे पहले आप ये देखते हो कि ये मूर्ति किसने बनाई? एक शिल्पकार ने बनाई। किसने बनाई? शिल्पकार ने। ये मूर्ति किससे मिलकर के बनी है? मान लो ये मूर्ति ब्रोंज धातु की है, कांस्य धातु की है। किससे मिलकर बनी है? कांस्य और तांबे से। कांस्य धातु की है, ब्रोंज से मिलकर के बनी है। और इस मूर्ति का उद्देश्य क्या है? इस मूर्ति का उद्देश्य ये है कि हम महात्मा गांधी को सम्मान, हमारे माननीय राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनको हम सम्मान देना चाह रहे हैं, इसलिए हमने उनकी मूर्ति बनाई ताकि लोग उनके आदर्शों पर चले, उनके उनके द्वारा बताए गए जो भी आदर्श हैं उन पर हम चलें। तो महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए हमने ये मूर्ति बनाई। इस थ्योरी ऑफ फोर कोजेज, चार कारणों के सिद्धांत को समझने के लिए हमें महात्मा गांधी की मूर्ति का उदाहरण लेना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वो फॉर्मल कोज है। फॉर्मल कोज में हम लिख सकते हैं बॉडी ऑफ महात्मा गांधी कि क्या है। फॉर्मल कोज का मतलब वो वस्तु क्या है, वो बॉडी ऑफ महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी की बॉडी है। अरस्तु ज़्यादा जोर इन पर ही देते हैं, तो फॉर्मल कोज और एक फाइनल कोज। बॉडी ऑफ महात्मा गांधी। तो फॉर्मल कोज तो बॉडी ऑफ महात्मा गांधी। एक्चुअली क्या है कि महात्मा गांधी की क्वालिटी सिर्फ महात्मा गांधी में, ये किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं हो सकती। महात्मा गांधी की जो यूनिक प्रॉपर्टी है, महात्मा गांधी की जो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है, एक अनोखी विशेषता है, वो महात्मा गांधी में ही है। जैसे सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया, महात्मा गांधी ने ही वैश्य मूल्यों का प्रयोग किया। मतलब महात्मा गांधी में जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो महात्मा गांधी का फॉर्मल कोज है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। मटेरियल कोज महात्मा गांधी की, ये बहुत सिंपल है, ये समझ में आ जाएगा। ब्रोंज धातु से बनी है। कौन सी धातु से बनी है? ब्रोंज, कांस्य धातु से बनी है। अर्थात कौन सी चीज़ों से मिलकर के महात्मा गांधी की बॉडी बनी है? महात्मा। एफिशिएंट कोज, यहाँ पर एफिशिएंट कोज में हम ये बताएंगे कि जो महात्मा गांधी को है वो किसने बनाया है। एफिशिएंट कोज में महात्मा गांधी को किसने बनाया? शिल्पकार ने बनाया है। एक शिल्पकार ने, उसको हम कह सकते हैं स्कल्प्टर। एक स्कल्प्टर, एक शिल्पकार ने महात्मा गांधी की मूर्ति को बनाया है। किसने बनाया है? महात्मा गांधी की मूर्ति को शिल्पकार ने बनाया है। फाइनल कोज, टू ऑनर महात्मा गांधी। कहने का मतलब है महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए, टू ऑनर महात्मा गांधी। तो चार कारणों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फोर कोजेज में किसी भी वस्तु के एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व क्यों है, उसका उद्देश्य क्यों है, वो किससे मिलकर के बनी है, इन चार बातों को आप जान लो। अरस्तु कहते हैं, अरिस्टोटल ये कहते हैं कि अगर आप इन चार बातों को जान लेते हैं तो आप उस वस्तु के पूरे नॉलेज के बारे में आपको पता चल जाता है कि वस्तु वास्तव में संपूर्ण क्या है, कंप्लीट क्या है वस्तु। तो ये चार बातें मैंने आपको बताई, आप इनको नोट कर लीजिए कि चार कारणों का सिद्धांत। इसको आगे और डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस हम।
इसको हम ह्यूमन बीइंग पर भी लागू करने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य पर भी लागू करेंगे। अरस्तु इसको मनुष्य पर भी लागू करते हैं। द 4 कॉजेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को समझने का प्रयास करते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम द 4 causes of the human being, ये मान लो क्या है, ह्यूमन बीइंग है। ये क्या है? ह्यूमन बीइंग। मेल फीमेल, मेल और फीमेल, ह्यूमन बीइंग मेल फीमेल हो सकता है। इसके भी 4 कारण हैं, चारों कारण हम देख लेते हैं। पहला फॉर्मल कोज, दूसरा मटेरियल कोज, मटेरियल कोज, तीसरा एफिशिएंट कोज, एफिशिएंट कोज, चौथा फाइनल कोज। इन चारों बातों को हम ह्यूमन बीइंग पर लागू करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग पर भी ये लागू कर सकते हैं, फाइनल कोज। इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपके, क्योंकि हमने इसको इससे पहले महात्मा गांधी की जो मूर्ति है उस पर लागू किया है। अब हम इसको ह्यूमन बीइंग पर लागू कर रहे हैं, 4 कोजेज को। तो इसमें देखो आप, इसमें जो फॉर्मल कोज है उसमें द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग मेल और फीमेल, दो बातें आती हैं इसमें, या तो मेल है या फीमेल है। फॉर्मल कोज ह्यूमन बीइंग की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकता है, वो हाईएस्ट एक्टिविटी कर सकता है। तो मेल और फीमेल होना ये फॉर्मल कोज है ह्यूमन बीइंग का। इसको हम कह सकते हैं फॉर्मल कोज, इसको कह सकते हैं हम द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसके बाद मटेरियल कोज, द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसको कह सकते हैं हम द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। द बॉडी, ये फॉर्मल कोज में ही है, द बॉडी ऑफ, मनुष्य का शरीर, व्यक्ति का शरीर, द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, या ह्यूमन बीइंग का मतलब है व्यक्ति या मनुष्य। मटेरियल कोज में ह्यूमन जो मनुष्य है, व्यक्ति है, उसकी बॉडी किससे मिलकर के बनी है? स्किन, टिश्यूज, ऑर्गेन्स, इनसे मिलकर बनी है। स्किन, टिश्यूज, उत्तक, ऑर्गेन्स, केमिकल्स, वेरियस केमिकल्स, इन सब से मिलकर के मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ। ये मटेरियल कोज है। तो कहते हैं कि ये मटेरियल कोज है। इसको समझना आसान है। थोड़ा सा फॉर्मल कोज और फाइनल कोज, इन दो को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारा एक डिटेल वीडियो आएगा, हम फॉर्मल कोज को विस्तृत रूप से समझाएंगे एक अलग से वीडियो में। तब हम बताएंगे कि फॉर्मल कोज का इंपॉर्टेंस क्यों है, फॉर्मल कोज सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, और फाइनल कोज इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंट कोज, एफिशिएंट कोज का तो मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग को उत्पन्न किसने किया, किसने बनाया? पेरेंट्स ने बनाया। किसने बनाया? पेरेंट्स ने, रिप्रोडक्शन के जरिए। मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन हुआ, तब ह्यूमन बीइंग की उत्पत्ति हुई। रिप्रोडक्शन, प्रजनन, जिसको साइंस में कहते हैं प्रजनन, प्रजनन के द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। यानी पेरेंट्स होंगे, किसी भी व्यक्ति के पेरेंट्स होंगे। तो ये एफिशिएंट कोज हो गया। फाइनल कोज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फाइनल कोज ह्यूमन बीइंग ही महसूस कर सकता है। ये है टू बी हैप्पी। ह्यूमन बीइंग का फाइनल कोज क्या होता है? व्यक्ति का यही होता है फाइनल कोज। कोई भी व्यक्ति है वो टू बी हैप्पी, वो खुश रहना चाहता है। उसकी हाईएस्ट एक्टिविटी क्या है? वो हैप्पीनेस की को अचीव करना चाहता है, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस और अचीव करना चाहता है वो। उसकी जो फाइनल कोज है उसमें ये आएगा, फाइनल कोज टू बी हैप्पी, खुश रहना, खुश रहना, खुशी की
अनुभूति करना, खुशी की अनुभूति करना। हमने एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ फॉर्मल कोज को ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। इसको नोट कर लीजिए आप, चारों कारणों को ह्यूमन बीइंग के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर। टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर, इसको समझने का प्रयास करेंगे। टेलियोलॉजिकल व्यू, हो सकता है कि टेलियोलॉजिकल मेथड आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए टेलियोलॉजिकल मेथड है, ये नई हो। हम इसको समझाने का आपको प्रयास करेंगे। एक्चुअली अरस्तु टेलियोलॉजिकल मेथड में ही विश्वास करते हैं ज़्यादा, वो टेलियोलॉजिकल मेथड का ही प्रयोग ज़्यादा अपनी थ्योरी में कर रहे हैं। टेलियोलॉजिकल व्यू ऑफ नेचर, ये समझो आप, प्रकृति का टेलियोलॉजिकल, इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। इसको हम कहते हैं हेतुवादी या स्वदेश्यवादी दर्शन। स्वदेश्यवादी दर्शन, टेलियोलॉजिकल व्यू। कहने का मतलब है कि अरस्तु अपने फिलोसफी के डेवलपमेंट में या फिलोसफी को बिल्ड करते समय टेलियोलॉजिकल मेथड का उपयोग करते हैं। क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। प्रकृति में जो भी है, एवरीथिंग इन नेचर, एवरीथिंग इन नेचर हैज ए टीलोज, हैज ए टीलोज। प्रकृति में जो कुछ भी है उसका एक टीलोज है। प्रकृति में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो वृक्ष है, चाहे वो और कोई अन्य ऑब्जेक्ट है, प्रकृति में जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सभी का एक टीलोज है। टीलोज का मतलब है यहाँ पर गोल, पर्पज, गोल, पर्पज, एम। दुनिया में हर एक वस्तु का कोई ना कोई उद्देश्य है। व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। एक वृक्ष है, वृक्ष का बीज है, उसका भी एक उद्देश्य है। वृक्ष के बीज का क्या उद्देश्य है? वृक्ष का बीज क्या बनना चाहता है? वो पेड़ बनना चाहता है। वृक्ष का बीज क्या बनना चाहता है? वो पेड़ बनना चाहता है। हम इसी उदाहरण से समझते हैं, इसको हम कह सकते हैं उद्देश्य या प्रयोजन। दुनिया में प्रत्येक वस्तु का उद्देश्य या प्रयोजन है। जैसे हम उदाहरण लें नाइफ का। नाइफ का मतलब होता है चाकू। एक नाइफ का भी टिलोज होता है। टिलोज, नाइफ का भी क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, एक पर्पज होता है, एक गोल होता है। नाइफ का भी एक उद्देश्य होता है, टू कट, काटना, टू कट। एक नाइफ जितने अच्छे से काट पाएगा, एक नाइफ जितने अच्छे से काट पाएगा, उसका टिलोज उतना ही बेहतर होगा। कहने का मतलब है नाइफ की शार्पनेस के कारण ही उसका टिलोज की प्राप्ति होगी, टू कट। उसी प्रकार एक सीड है, बीज है, सीड, उसका भी एक टिलोज है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। उसका टिलोज क्या है? उसका टिलोज है एक वृक्ष, टू ग्रो ए ट्री, टू ग्रो ए ट्री, अर्थात वृक्ष में तब्दील हो जाना। एक बीज का टिलोज ये हो सकता है, जैसे मान लो कि ये कोई बीज है, छोटा सा बीज है, इस बीज का टिलोज क्या हो सकता है? वृक्ष में तब्दील हो जाना। एक मैंगो ट्री है, मान लो आम का वृक्ष है, मैंगो ट्री है, उसका बीज है, तो उस बीज का उद्देश्य क्या होगा? मैंगो फ्रूट्स पैदा करना या वृक्ष में तब्दील हो जाना। तो ये टिलोज है। टेलियोलॉजिकल व्यू के अनुसार, अरस्तु के टेलियोलॉजिकल व्यू के अनुसार, नेचर में प्रत्येक ऑब्जेक्ट का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य प्राप्ति में वो लगाता है। उसी प्रकार ह्यूमन बीइंग का भी एक ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन बीइंग का भी एक पर्पज है, ह्यूमन बीइंग का भी एक गोल है, ह्यूमन बीइंग का भी एक एम है। उसे कहते हैं हम हैप्पीनेस, टू बी हैप्पी। यहाँ हम ह्यूमन बीइंग का उदाहरण लेंगे।
अरस्तु कहते हैं कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसका भी टिलोज है। क्या है? टिलोज। और व्यक्ति टू बी हैप्पी, व्यक्ति क्या कर, खुश रहना चाहता है, या कह सकते हैं हम हैप्पीनेस की प्राप्ति करना। हैप्पीनेस अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में कि हैप्पीनेस क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम अभी हम समझ रहे हैं अरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज को समझने का हम प्रयास ही कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, आप जुड़े रहिए, आप तो आपको कंटिन्यूस ये समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको। अब आगे देखेंगे अरिस्टोटल का एक बेसिक अजम्पशन है, बेसिक अजम्पशन, या अपन कह सकते हैं कोर आर्ग्यूमेंट। कोर आर्ग्यूमेंट अरिस्टोटल का कोर आर्ग्यूमेंट क्या है? अरिस्टोटल्स कोर आर्ग्यूमेंट या बेसिक अजम्पशन। बेसिक अजम्पशन पूरी फिलोसफी समझ में आ जाएगी आप। एरिस्टोटल की जो मोरल फिलोसफी है, पॉलिटिकल फिलोसफी है, वो इसी बेसिक आर्ग्यूमेंट पर बिल्ड की गई है। अरस्तु क्या कहते हैं कि मानव का परम लक्ष्य क्या है? सद्जीवन की प्राप्ति करना है। मनुष्य का परम लक्ष्य, मनुष्य का परम लक्ष्य सद्जीवन या खुशी की अनुभूति करना है। खुशी की अनुभूति करना है। खुशी की अनुभूति करना है। यह समझने का प्रयास कीजिए आप। अंग्रेजी में लिख देता हूं मैं। हैप्पीनेस इज द चीफ और अल्टीमेट गोल। हैप्पीनेस 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 इज द चीफ और अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। अल्टीमेट गोल, happiness is the chief or ultimate goal we are always aiming at. We are always aiming at. अरस्तु की फिलोसफी को समझने के लिए आपको बहुत डेप्थ, गहराई में सोचना पड़ेगा। आपको वास्तव में ये लगेगा कि अरस्तु काफ़ी प्रैक्टिकल है। वो जो सोच रहे हैं वो बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। मतलब हैप्पीनेस इज द चीफ और अल्टीमेट गोल वी आर ऑलवेज एमिंग एट। कहने का मतलब है कि मानव का जो परम लक्ष्य है वो खुशी की अनुभूति करना है। मनुष्य खुशी की अनुभूति कब करेगा, हैप्पीनेस की प्राप्ति कब करेगा? जब वो एक्टिविटी करेगा, वो गतिविधि करेगा जिससे उसको खुशी की प्राप्ति हो, जिससे उसको अच्छा लगेगा। हाईएस्ट एक्टिविटी में वो क्या शामिल करता है? हाईएस्ट एक्टिविटी में थ्योरी बिल्डिंग, थिंकिंग, इनको वो हाईएस्ट एक्टिविटी में शामिल करता है, जो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। एक आम आदमी एक हाईएस्ट एक्टिविटी नहीं कर सकता। वो एक कोई महात्मा, संत, कोई फिलोसफर, कोई गॉड, वही एक हाईएस्ट एक्टिविटी कर सकता है, हाईएस्ट रेशनल थिंकिंग कर सकता है वो। उसको हम समझेंगे थोड़ी देर में। अभी तो हम यही समझेंगे कि मनुष्य का परम लक्ष्य सद्जीवन या खुशी की अनुभूति करना है। हैप्पीनेस इज द चीफ और अल्टीमेट गोल वी आर ऑलवेज एमिंग एट। हैप्पीनेस इज द चीफ और अल्टीमेट गोल, मतलब हैप्पीनेस है। इस हैप्पीनेस शब्द को ही आपको पकड़ना है, क्योंकि हिंदी में इसका खुशी भी लिखा हुआ है, इसका सद्जीवन भी लिखा हुआ है। ये हैप्पीनेस एक्चुअली अरस्तु अपनी बुक निकोमैकिन एथिक्स में हैप्पीनेस का प्रयोग भी नहीं करते हैं, वो यूडाइमोनिया का प्रयोग करते हैं। मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए आपको। यूडाइमोनिया, अभी समझेंगे इसको। यूडाइमोनिया एक्चुअली हैप्पीनेस से भी ज़्यादा नज़दीक है। यूडाइमोनिया के सबसे नज़दीक तो जो शब्द है वो है हैप्पीनेस या ह्यूमन फ्लरिशिंग हैप्पीनेस। यूडाइमोनिया तो अरस्तु खुद यूज़ ले रहे हैं, जो शब्द है यूडाइमोनिया, उसका ये
अंग्रेजी में जो सरल किया गया वो हैप्पीनेस है। तो मानव का परम लक्ष्य सद्जीवन या खुशी की अनुभूति करना, ये अरिस्टोटल का बेसिक आर्ग्यूमेंट है। इसको समझेंगे हम, इसको नोट कर लीजिए आप। इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्रश्न करता हूँ मैं आपसे कि आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? मेरे द्वारा बनाए गए अरस्तु के ऊपर जो वीडियो है, इसको आप क्यों देख रहे हो? वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो? आप कहोगे कि मैं अरस्तु के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं पूछूंगा आपसे कि आप अरस्तु के बारे में क्यों जानना चाहते हो? क्यों जानना चाहते हो? क्यों क्यों क्यों? आप कहोगे कि मैं एग्ज़ाम में पास करना चाहता हूँ। मैं कहूँगा आप एग्ज़ाम में पास क्यों करना चाहते हो? आप कहोगे मैं एक डिग्री प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कि आप डिग्री क्यों प्राप्त करना चाहते हो? आप कहोगे मैं एक नौकरी प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं कहूँगा आप नौकरी क्यों प्राप्त करना चाहते हो? आप कहोगे कि मैं एक अच्छी फैमिली को संभाल सकूँ, मेरी फैमिली बन सके, फैमिली को प्रॉपर तरीके से मैं पाल सकूँ। मैं कहूँगा कि आप फैमिली क्यों चाहते हो? आप कहोगे कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, टू बी हैप्पी। तो अल्टीमेट गोल व्यक्ति का क्या है? टू बी हैप्पी, खुश रहना। यही मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं यही समझा देता हूँ आपको। वाई वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। एक उदाहरण लेता हूँ इससे पहले मैं आपको समझाने के लिए। उदाहरण ये है कि जैसे आप निशाना आप निशाना बांध रहे हो, मान लो निशाना कर रहे हो। ये मान लो आपको निशाना करना है यहाँ पर, इससे आपको निशाना करना, आप यहाँ पर ये खड़े हो, आपको इस निशान पर मारना है। यदि आप यहाँ पर मारते हो फिक्स पॉइंट पर, मान लो 8-10 जने हैं, यदि आप ही यहाँ पर मार पाते हो इस निशान के ऊपर, आप यहाँ पर, तो आप एक्चुअली में क्या है, खुश होगे। जब हम अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, तीर से आप ये निशान मार लेते हो, यहाँ पर आप एकदम जो आपका निशाना है यहाँ पर लग जाता है बीच सेंटर पॉइंट पर, आप अपना टारगेट हासिल कर लेते हो, तो आपको एक खुशी की अनुभूति प्राप्त होती है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति होता है वो टारगेट लेता है, उस टारगेट को अगर वो प्राप्त कर लेता है तो उसको खुशी की अनुभूति प्राप्त होती है, हैप्पीनेस की प्राप्ति होती है। तो इस टाइम अगर ये टारगेट पर, ये उदाहरण है, ये उदाहरण लिया है मैंने, इसको जो फीलिंग्स आ रही हैं इसके अंदर, वो क्या है? हैप्पीनेस है। वो क्या है? खुशी है। वो क्या है? वो खुशी है। तो मैं कहूँ वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आप कहोगे टू लर्न अबाउट अरिस्टोटल, टू लर्न अबाउट अरिस्टोटल। मैं अरिस्टोटल के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कि आप अरिस्टोटल के बारे में क्यों जानना चाहते हो? टू डू वेल इन एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम में बेहतर करना चाहता हूँ। टू डू वेल इन एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में बेहतर क्यों करना चाहते हो? टू पास द एग्ज़ाम, टू पास द एग्ज़ाम, टू पास द एग्ज़ाम। मैं आपसे पूछूंगा कि आप एग्ज़ाम पास क्यों करना चाहते हो? आप कहोगे टू गेट ए डिग्री, टू गेट ए डिग्री। आप क्या कहोगे? टू गेट ए डिग्री, टू गेट ए डिग्री। मैं कहूँगा कि आप डिग्री क्यों प्राप्त करना चाहते हो? आप कहोगे टू गेट ए जॉब। आप कहोगे, मैं कहूँगा कि आप जॉब क्यों प्राप्त करना चाहते हो? तो आप कहोगे कि टू गेट गुड जॉब, जॉब क्यों प्राप्त करना चाहते हो? टू अर्न मनी, टू
अर्न मनी। आप मनी क्यों प्राप्त करना चाहते हो? टू फुलफिल योर नीड्स, टू फुलफिल योर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप मनी प्राप्त करना चाहते हो। टू फुलफिल योर नीड्स, आप अपनी नीड्स की पूर्ति क्यों करना चाहते हो? टू मेक फैमिली लाइक पॉसिबल, टू मेक फैमिली यानी फैमिली को बनाने के लिए, टू मेक फैमिली। मैं आपसे पूछूं कि आप फैमिली क्यों चाहते हो, तो आप कहे कि जवाब होगा टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी। हैप्पीनेस को समझने के लिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया कि वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप वीडियो क्यों देख रहे हो? टू लर्न अबाउट अरिस्टोटल, आप अरिस्टोटल के बारे में क्यों जानना चाहते हो? टू डू वेल इन एग्जाम, हम एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं। टू पास द एग्जाम, टू गेट ए डिग्री, टू गेट ए जॉब, टू अर्न मनी, टू फिलफिल योर नीड्स, आपके ये आंसर रहेंगे। लेकिन आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा? टू बी हैप्पी। जिस प्रकार मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आप यहाँ पर अगर 20 सेंटर पॉइंट पर निशाना मार पाते हो तो आपको हैप्पीनेस की प्राप्ति होगी, आप बड़े खुश होगे। क्या होगे? खुश होगे, हैप्पी, हैप्पीनेस। इसको नोट कर लीजिए आप, आपके समझने के लिए सहायक होगा। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज हैप्पीनेस, यूडाइमोनिया क्या है। अरिस्टोटल, हम हैप्पीनेस के बारे में कोशिश कर रहे हैं कि हम हैप्पीनेस या यूडाइमोनिया को समझ सकें। हमारा अंतिम प्रयास ये है कि हैप्पीनेस को हम क्लैरिटी के साथ समझें कि वास्तव में हैप्पीनेस क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस। तो हिंदी माध्यम की किताबों में सदजीवन इसका लिखा हुआ है, तो वहाँ ये समझ में आएगा नहीं आपके, थोड़ा सा आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम की बुक्स का। तो व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस, इसको अरिस्टोटल एक्चुअली यूडाइमोनिया कहते हैं, यू डाइमोनिया। ये जो यूडाइमोनिया जो शब्द है ये एक्चुअली में क्या है, ये इसके जो सबसे नज़दीक जो शब्द है, अरिस्टोटल अपनी बुक निकोमेकिन एथिक्स में यूडाइमोनिया शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके सबसे नज़दीक जो शब्द है वो है हैप्पीनेस या ह्यूमन फ्लरिशिंग, ह्यूमन ये दो शब्द आपको मिलेंगे, हैप्पीनेस या ह्यूमन फ्लरिशिंग। तो हैप्पीनेस को अरस्तु कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले तो अरस्तु क्या करते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है उस समय अरस्तु के समय जो हैप्पीनेस की जो प्रचलित जो परिभाषाएं हैं उनका एनालिसिस करते हैं, फिर उनको रिजेक्ट करते हैं। हैप्पीनेस की एग्जिस्टिंग जो डेफिनेशंस हैं उनको एनालाइज करते हैं, एनालिटिक व्यू अपनाते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं और अपनी एक हैप्पीनेस की परिभाषा देते हैं अरस्तु। हम अरस्तु की हैप्पीनेस को समझने से पहले उन सभी एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस को समझने का प्रयास करेंगे, तभी हमें अरस्तु वाली डेफिनेशन समझ में आएगी कि वास्तव में हैप्पीनेस वो फीलिंग नहीं है, हैप्पीनेस कोई इमोशंस नहीं है कि आदमी खुश हो रहा है हंस रहा थोड़ी देर के लिए या व्यक्ति दुखी हो रहा है। हैप्पीनेस ना तो इमोशन है ना कोई फीलिंग है हैप्पीनेस। इसको समझने का प्रयास कीजिए हैप्पीनेस। तो अरस्तु कहते हैं कि प्लेजर ओनर मनी। हैप्पीनेस को समझाने के लिए अरस्तु उस समय क्या कहते हैं, अरस्तु प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है आनंद, प्लेजर ओनर मनी। अरस्तु इनको समझाने का प्रयास करते हैं, इनको समझिए आप।
अरस्तु क्या कहते हैं कि कुछ लोग हैप्पीनेस का मतलब प्लेजर से समझते हैं कि प्लेजर मतलब आनंद आना, जैसे हम हंस रहे हैं खेल रहे हैं। ओनर, ओनर क्या हैप्पीनेस है? सामान प्राप्त हो जाए किसी व्यक्ति को, क्या वो हैप्पीनेस है? अरस्तु कहते हैं मनी, मनी प्राप्त हो जाए, क्या मनी से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं धन से, वो हैप्पीनेस है? नहीं। अरस्तु कहते हैं कि न तो फीलिंग है न इमोशन। आप समझने का प्रयास कीजिए, कोई फीलिंग नहीं है हैप्पीनेस, कोई लव नहीं है हैप्पीनेस, कोई इमोशंस नहीं है हैप्पीनेस। इसको समझने का प्रयास कीजिए। नोट तो फीलिंग, नोट फीलिंग, नोट फीलिंग, नोट इमोशंस, ये समझिए आप। नोट इमोशंस। न तो हैप्पीनेस का मतलब फीलिंग है, न हैप्पीनेस का मतलब इमोशंस है, न भावनाएं हैं, न इमोशंस का मतलब भावनाएं, फीलिंग का मतलब भी भावनाएं होती। तो हैप्पीनेस क्या प्लेजर है? ये मान सकते हैं कि हैप्पीनेस प्लेजर ओनर से कंपेयर करते हैं, लेकिन इनका एनालाइज करते हैं वो, इनको एनालाइज वो अपने तरीके से बताते हैं। मैं बता देता हूँ आपको। अरस्तु क्या कहते हैं कि डिजायर फॉर इट सेल्फ अल्टीमेट एम। इनको समझने का प्रयास कीजिए। डिजायर फॉर इट सेल्फ, मैं लिख देता हूँ एक बार तभी समझ में आएगा यहाँ पे। अल्टीमेट एम, डिजायर फॉर इट सेल्फ, या सेल्फ सफिशियंट कह सकते हैं हम इसको, सेल्फ सफिशियंट, सेल्फ सफिशियंट। यहाँ भी लिख देते हैं हम डिजायर, डिजायर फॉर इट सेल्फ, कलर दूसरा ले लेते हैं, अल्टीमेट एम, सेल्फ सफिशियंट। डिजायर फॉर सेल्फ सफिशियंट। इसके बाद है दूसरा कलर, डिजायर फॉर इट सेल्फ, अल्टीमेट एम, सेल्फ सफिशियंट। इनको समझिए आप, मैं समझा देता हूँ आपको। अरस्तु क्या करते हैं, अरस्तु जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस हैं उस समय जो प्रचलित, जो हैप्पीनेस की जो सदजीवन की जो परिभाषाएं हैं, प्लेजर ओनर से कंपेयर करते हैं, वो मनी से कंपेयर करते हैं। क्या प्लेजर की प्राप्ति से आपको हैप्पीनेस की प्राप्ति हो जाएगी? तो हम इन तीन जो मेजरमेंट है, इन तीन मेजरमेंट के आधार पर हम बता सकते हैं कि वास्तव में हैप्पीनेस है कि नहीं। क्या प्लेजर को डिजायर फॉर इट सेल्फ मान सकते हैं हम? प्लेजर वास्तव में प्लेजर के लिए ही हम अचीव करना चाहते हैं? ये बात सही हो सकती है, अरस्तु कहते हैं कि ये बात सही हो सकती है कि प्लेजर को हम डिजायर फॉर इट सेल्फ यानी प्लेजर के लिए ही प्राप्त करना चाहते हैं। क्या ये अल्टीमेट एम हो सकता है? क्या प्लेजर, प्लेजर आनंद, ये अल्टीमेट एम? अरस्तु कहते हैं नहीं, ये नहीं होगा। क्या ये सेल्फ सफिशियंट है? क्या डिजायर, इसकी प्लेजर की प्राप्ति आपको हो जाएगी तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं है ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं? अरस्तु कहते हैं नहीं। इस प्रकार अरस्तु इस परिभाषा को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको समझने का प्रयास कीजिए तभी हैप्पीनेस समझ में आएगा आपको। ओनर, ओनर के लिए अरस्तु कहते हैं कि हाँ, डिजायर फॉर इट सेल्फ, ओनर को हम ओनर के लिए प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या ओनर लाइफ में अल्टीमेट एम हो सकता है? अरस्तु कहते हैं नहीं। क्या ओनर की प्राप्ति हो जाएगी तो सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर हो जाएगा व्यक्ति, उसको दुनिया में किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी? अरस्तु कहते हैं नहीं। यहाँ भी वो ओनर की जो परिभाषा है उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। मनी, डिजायर फॉर इट सेल्फ, नहीं। अल्टीमेट एम व्यक्ति का नहीं हो सकता मनी। सेल्फ सफिशिएंट, क्या आपको मनी की प्राप्ति होगी इसका मतलब आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें अरस्तु कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल वास्तव में लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऐसी बातें, प्रैक्टिकल जो आइडियाज़ हैं वो अरस्तु के हैं। अरस्तु इसको भी रिजेक्ट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम का है। ये जो पॉइंट है इसको मैंने समझा दिया आपको
कि अरस्तु कहते हैं कि हैप्पीनेस न तो फीलिंग है, न इमोशंस है, न प्लेजर है, न ऑनर है, न मनी है। तो फिर हैप्पीनेस क्या है, हम इसको समझेंगे। अब हैप्पीनेस वास्तव में क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं लिख देता हूं, हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस अकॉर्डिंग अरस्तु, अरस्तु के अनुसार हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है। हैप्पीनेस इज द एक्टिविटी, ये एक्टिविटी इस पर जोर दूंगा मैं, इज द एक्टिविटी और हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ द सोल। सोल का मतलब यहाँ पर आत्मा। इंग्लिश लिख देता हूँ मैं एक बार। हैप्पीनेस इज द एक्टिविटी ऑफ द सोल इन अकॉर्डेंस विद वर्च्यू, इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस, in accordance with virtue, in accordance with virtue, and if there is more than, if and if and if there is more than, there is more than one in accordance with the highest, more than one in accordance is the highest activity, is the highest, is the highest activity। यह अरस्तु अंग्रेजी में अपनी परिभाषा दे रहे हैं, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं। अरस्तु कहते हैं कि खुशी का अर्थ आत्मा के द्वारा अपने सद्गुणों के अनुरूप, या सद्जीवन का अर्थ, खुशी का अर्थ खुशी का अर्थ अपनी आत्मा के अनुरूप, अपनी आत्मा के अनुरूप सद्गुणों का विकास करना है। उनमें भी सबसे हाईएस्ट जो सद्गुण है उसका। लेकिन मानव आत्मा एक से अधिक गतिविधि करने में सक्षम हो, लेकिन यदि मानव आत्मा एक से अधिक गतिविधि करने में सक्षम हो, तो खुशी का मतलब इन गतिविधियों में से, तो खुशी का मतलब इन गतिविधियों में, आप लिख लेना, ये कोटेशन आपके काम आएंगे। इन गतिविधियों में सर्वोच्च गतिविधि करने में होगा, इन गतिविधियों में सर्वोच्च गतिविधि करने से होगा। अरस्तु क्या कहते हैं हैप्पीनेस की परिभाषा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसको जानना। हैप्पीनेस इज द एक्टिविटी ऑफ सोल इन अकॉर्डेंस विथ वर्च्यू, अर्थात हैप्पीनेस एक एक्टिविटी है, एक गतिविधि है ऑफ सोल, आत्मा की एक गतिविधि है, अपने सद्गुणों के अनुरूप। व्यक्ति की आत्मा में जो सद्गुण है उनके अनुरूप ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। एंड इफ देयर इज मोर देन वन इन अकॉर्डेंस इज द हाईएस्ट एक्टिविटी, अगर व्यक्ति एक से अधिक गतिविधि करने में सक्षम है तो उसको वो गतिविधि करना चाहिए जो उसकी हाईएस्ट, सर्वोच्च गतिविधि है। खुशी का अर्थ अपनी आत्मा के अनुरूप सद्गुणों का, ये भी वापिस एथिक्स आ गई।
सद्गुणों का विकास करना है, लेकिन यदि मानव आत्मा एक से अधिक गतिविधि करने में सक्षम हो तो खुशी का मतलब इन गतिविधियों में सर्वोच्च गतिविधि करने से होगा। सिंपल मतलब है, व्यक्ति में सद्गुणों का विकास होता है, उन सद्गुणों का उसकी आत्मा में डेवलपमेंट होता है, उसकी सोल में। फिर वो क्या करता है, गतिविधि करता है, उसमें वर्च्यूज आते हैं, वो एक्टिविटी करता है। वो कई प्रकार की एक्टिविटी कर सकता है, बहुत सारे व्यक्ति कई प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे मेरे को पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो मेरी बेस्ट एक्टिविटी, मेरे को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने में आनंद आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस समझने में समझाने में मुझे आनंद आता है, तो ये मेरी एक हाईएस्ट एक्टिविटी हो सकती है, मुझे नहीं पता, हो सकती है। आप भी अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को पहचान सकते हो। तो हाईएस्ट एक्टिविटी का मतलब है उन गतिविधियों में सर्वोच्च गतिविधि, और उस गतिविधि को व्यक्ति करता है ना कंटिन्यूस, उसको कहते हैं हैप्पीनेस की प्राप्ति। जैसे एक फिलोसफर है, वो कंटिन्यूस थिंकिंग करता है, थिंकिंग, तो उसके लिए थिंकिंग करना एक हैप्पीनेस है। फिर वो क्या करता है, थ्योरी बिल्डिंग करता है, थ्योरी बिल्डिंग करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, वो कंटिन्यूस एक सतत प्रक्रिया है, थ्योरी बिल्डिंग, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, इसको नोट कर लीजिए आप। थोड़ा सा हो रहा है हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट आपके, हैप्पीनेस क्या है इसको मैं समझा देता हूँ, इसके साथ ही हम वीडियो का एंड करेंगे। अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, इसी वीडियो की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस, एरिस्टोटल कहते हैं कि हैप्पीनेस एक एक्टिविटी है। क्या है? एक गतिविधि है, एक एक्टिविटी है, गतिविधि है। क्या है? गतिविधि। एक ह्यूमन बीइंग का ये पर्पज है। क्या है? पर्पज है। ह्यूमन बीइंग का एक अल्टीमेट गोल है। ये क्या है? एक गोल है, एक एम है, एक ऑब्जेक्टिव है। ये फीलिंग नहीं है, फीलिंग थोड़ी देर की होती है, फीलिंग नहीं है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस वाज नॉट ए फीलिंग, हैप्पीनेस इज नॉट ए फीलिंग। हैप्पीनेस इमोशंस भी नहीं है। क्या नहीं है? हैप्पीनेस इमोशंस भी नहीं है। हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एन एक्टिविटी है और हाईएस्ट एक्टिविटी, एन एक्टिविटी, और उन एक्टिविटी में भी हाईएस्ट एक्टिविटी। इसको समझा देता हूँ मैं। अकॉर्डेंस विद वर्च्यू, इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। ये हैप्पीनेस की जो अरस्तु की जो परिभाषा है वो समझ में आ जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अकॉर्डेंस विद वर्च्यू, अरस्तु क्या कहते हैं कि हैप्पीनेस ह्यूमन बीइंग के लिए एक पर्पज है, अल्टीमेट गोल है, एक एम है। हैप्पीनेस एक एक्टिविटी है, एक गतिविधि है, और उन गतिविधियों में भी वो सर्वोच्च गतिविधि है, हाईएस्ट एक्टिविटी है, सर्वोच्च गतिविधि है। अकॉर्डेंस विद वर्च्यू, व्यक्ति अपने सद्गुणों के अनुरूप अगर सर्वोच्च गतिविधि करता है तो उसको हैप्पीनेस की प्राप्ति होती है, यूडाइमोनिया की प्राप्ति होती है। यूडाइमोनिया, अरस्तु यूडाइमोनिया शब्द का प्रयोग करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि हैप्पीनेस नॉट ए फीलिंग, नॉट ए इमोशंस। अरस्तु कहते हैं कि हैप्पीनेस फीलिंग नहीं है, हैप्पीनेस इमोशंस भी नहीं है, हैप्पीनेस व्यक्ति की सर्वोच्च गतिविधि है। हैप्पीनेस व्यक्ति की गतिविधियों में सर्वोच्च गतिविधि करने से है, जिससे उसको यूडाइमोनिया यानी कि हैप्पीनेस की प्राप्ति हो। एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है, कंटिन्यूस सतत प्रक्रिया है हैप्पीनेस। अपनी आत्मा के सद्गुणों के अनुरूप व्यक्ति यदि कार्य करता है तो उसको हैप्पीनेस की प्राप्ति होती है। अरस्तु ऐसे ही नागरिक का डेवलपमेंट करना चाहता है, उनकी सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। हम अगले वीडियो में हैप्पीनेस की सीरीज़ को ही आगे बढ़ाएंगे, और पॉलिटिकल फिलोसफी को भी समझने का प्रयास करेंगे। मॉरल फिलोसफी चल रही है हमारी कंटिन्यूस, और पॉलिटिकल फिलोसफी के बाद में हम डॉक्ट्रिन ऑफ मीन पढ़ेंगे, और पॉलिटी का भी सर्च करेंगे, पॉलिटी क्या है, अरस्तु के अकॉर्डिंग पॉलिटी क्या है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। थ्योरी ऑफ फोर कॉजेज पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो इस प्रकार हम अरिस्टोटल पर एक कमांड हासिल करने की कोशिश करेंगे कि अरिस्टोटल की फिलोसफी वास्तव में क्या है, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।